हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं गौरव प्रजापत सी करनी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। हिंदी मीडियम की क्लास होने वाली है, तो फटाफट आप सभी आ जाइए। अपने अपने फ्रेंड्स को भी बोल दीजिए कि आज मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है। आज हम हिंदी मीडियम की क्लास को पढ़ाने वाले हैं, तो जितने भी आपके हिंदी मीडियम के फ्रेंड्स हैं उन सबको हमारा ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। जी गुड इवनिंग खुशबू जी, अच्छा निखिल जी गुड इवनिंग, संपत जी गुड इवनिंग। फटाफट अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए लिंक ताकि वो भी इस लेक्चर्स का फायदा ले सके। फटाफट अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। मैं आज आप सभी के लिए, जिन जिन लोगों के लिए जो मैथ में डर था, मैं उस मैथ के डर को मिटाने आया हूं। आज मैं आपको मैथ इतनी इजी बना दूंगा ताकि आपका जो ये जो डर है मैथमेटिक्स से वो एकदम चला जाए और आपके लिए मैथ हो जाए आसान। तो फटाफट आप सभी लाइव आ जाइए, और जो जो लाइव नहीं आए हैं उन सबको भी हमारे लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस लाइव सेक्शन को ज्वाइन कर सके। तो फटाफट अपने अपने फ्रेंड्स को लाइव सेशन के लिए बुला दीजिए, क्योंकि आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th की मैथमेटिक्स में समांतर श्रेणी को पढ़ने वाले हैं। समांतर श्रेणी हमारे चैप्टर में 5 नंबर चैप्टर है, और आरबीएससी में भी 5 नंबर चैप्टर है, और सीबीएसई में 5 नंबर चैप्टर है, और ये एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स का भी आता है। तो हमें आज इस 5 to 6 मार्क्स वाले जो चैप्टर्स हैं इसको गेन करना है। हमें बहुत आसानी से इसको 5 to 5 मार्क्स लेके आने हैं। तो फटाफट हमारे इस लिंक को शेयर कर दीजिए, और जितने भी लोग बैठे हैं वो फटाफट इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि इस समांतर श्रेणी, और ये जो समांतर श्रेणी है वो उनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाए। तो आज हम समांतर श्रेणी को स्टार्ट करने वाले हैं। समांतर श्रेणी को पढ़ने के लिए हम बेसिक स्टेप्स का यूज करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक स्टेप सीखेंगे, उसके बाद उसके एडवांस क्वेश्चन करेंगे, मतलब उसके बहुत डिफिकल्ट जो क्वेश्चन हैं उन सबको करने वाले हैं। तो समांतर श्रेणी हमारे चैप्टर नंबर 5 है बुक्स का, और ये हमारे आरबीएससी बुक्स में, आरबीएससी बुक्स की बात करूं, आरबीएससी बुक्स की बात करूं तो ये 4 to 5 मार्क्स का है, 4 to 5 मार्क्स का है। और यदि मैं सीबीएसई की बात करूं तो वहां पे भी ये 5 to 6 मार्क्स का है। तो हमें क्या करना है, छोटे छोटे नंबर को इकट्ठा करना है, छोटे छोटे नंबर को इकट्ठा करके बहुत ज्यादा नंबर इकट्ठे करने हैं। समझ में आ गया आप सभी को। और मैं इस चैप्टर में ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं, ऐसी जो मिस्टेक्स है उनको भी बताने वाला हूं ताकि वो मिस्टेक आप अपने एग्जाम में नहीं करें और आपके मार्क्स पूरे में से पूरे आ जाए। तो ये जो 4 to 5 मार्क्स है, आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे तो मैं वादा लेता हूं कि आपके इस 4 से 5 नंबर का जो मार्क्स का ये पेपर है इसमें आपके कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता है। और इसके साथ साथ जो मैं गलतियां बताऊंगा, यदि आप उनको अपनी कॉपी में पॉइंट आउट करेंगे तो मैथमेटिक्स में आपको 100 में से 100, 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है आपसे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, हमारे जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं उन सब को आपको कंटिन्यूटी देखते रहना है, मतलब लगातार देखते रहना है, और उन सब को ध्यान से देखना है, और जिन जिन गलतियों पर मैं पॉइंट आउट करूं उन्हें नोट करना है। क्योंकि हमारे एग्जाम में क्या होता है, जो छोटी छोटी जो गलतियां होती है ना, जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं उनमें ही हमारे नंबर कटते हैं। तो हमारे नंबर जहां जहां कटते हैं मैं आपको वो पॉइंट आउट करा दूंगा, तो आपके वो भी नंबर कटने बंद हो जाएंगे। तो आज हम समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं। जी फटाफट सब लाइव आ जाइए ताकि हम समांतर श्रेणी को स्टार्ट कर सके। समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले हम उसके अनुक्रम को पढ़ेंगे। अब ये अनुक्रम होता क्या है, देखिए जब कभी भी हम किसी बच्चे की, यदि मैं एग्जांपल लूं, एक कोई बच्चा मेरे सामने खड़ा है, यदि मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसके फैमिली के बारे में जानूंगा, क्योंकि उसकी फैमिली से मुझे पता चलेगा कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है या वो कहां से आया है। तो हमें उससे पहले उसके पहले परिवार के बारे में जानना पड़ता है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले हम अनुक्रम के बारे में जानेंगे कि अनुक्रम होता क्या है। तो अनुक्रम क्या होता है, वो होता है एक निश्चित नियमानुसार संख्याओं को एक क्रमबद्ध जमाना। यहां पर क्या लिखा है, संख्याओं को एक निश्चित क्रमानुसार
को ही क्या बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं। अब ये होता क्या है सर, अभी तक नहीं समझ में आया क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हो आप। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, नंबर को जमाना है, नंबर को क्या करना है, जमाना है। अब नंबर को कैसे जमाते हैं सर, देखिए कैसे लिखते हैं, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5। ये कौन सा क्रम है, बढ़ता क्रम है। यदि मैं इसको उल्टा लिख दूं तो कैसा आएगा, घटता क्रम। तो ये नंबर को हमारा क्या है, एक क्रम में जमाना है। इस नंबर को क्या करना है, हमें एक क्रम में जमाना है। और क्रम में कैसे जमाना है, एक निश्चित नियमानुसार। अब ये नियमानुसार क्या है, उनके बीच में एक नियम लगना चाहिए। कोई भी एक नियम लग जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, अनुक्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनुक्रम बोलेंगे। तो फटाफट अब तक जो लाइव में नहीं है उन सब बच्चों को हमारा ये लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि हम क्लास को बहुत अच्छे ढंग से ज्वाइन कर सकें और हमारे अच्छे से ढंग से ये समझ में आ सके कि हम पढ़ क्या रहे हैं। श्रेणी कहां से स्टार्ट हो रही है, बेसिक श्रेणी जो समांतर श्रेणी है वो कहां से आई है, तो वो कहां से आई है, अनुक्रम से आई है। अब ये अनुक्रम के बारे में थोड़ा और डिटेल देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है कि लिखा है 1 2 3 4, इसको क्या किया है हमने, बढ़ते हुए क्रम में जमाया है। कौन से क्रम में जमाया है, बढ़ते हुए क्रम में। अब ये बढ़ता हुआ क्रम तो एक नियम नहीं हुआ ना, तो इसको नियम कैसे लिखते हैं। देखिए नियम क्या है, देखिए 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो नंबर है वो एक अधिक हो रहा है। क्या हो रहा है, एक नंबर अधिक हो रहा है। देखिए कैसे एक नंबर अधिक हो रहा है, देखिए 1 के अंदर मैं 1 जोड़ता हूं तो आंसर क्या आता है, 2 आता है। यदि 2 के अंदर 1 जोड़ूं तो हमारा आंसर क्या आता है, 3 आता है। 3 के अंदर 1 जोड़ूं तो हमारा आंसर क्या आता है, 4 आता है। 4 के अंदर 1 जोड़ूं तो हमारा आंसर क्या आता है, 5 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे मैं इस क्रम में आगे बढ़ रहा हूं वैसे वैसे क्या हो रहा है, एक जुड़ रहा है। तो ये क्या कहलाता है, एक नियम कहलाता है। तो इस नियम के अनुसार किसी भी क्रम को जमाना क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, फटाफट एक और उदाहरण देखते हैं, फटाफट एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, 2 की घात 1, उसके बाद लिख रहा हूं मैं 2 की घात 2, उसके बाद लिख रहा हूं 2 की घात 3, उसके बाद क्या लिख रहा हूं 2 की घात 4, और हम आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4, इसमें क्या सर ये कोई भी नियम लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। देखिए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, हमारी एक घात बढ़ती जा रही है। हमारी क्या कर रही है, एक एक घात बढ़ती जा रही है। देखिए कहां से स्टार्ट किया था मैंने, 1 से स्टार्ट किया, उसके बाद क्या आया 2, उसके बाद क्या आ गया है 3, उसके बाद क्या आ गया है 4, और उसके बाद और आगे बढ़ूंगा तो क्या आएगा 5, उसके बाद 6। तो इसके बीच में एक नियम लग रहा है। क्या नियम लग रहा है, जैसे जैसे हम सीरीज में बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम क्रम में बढ़ रहे हैं, हमारा जो घात है वो क्या हो रही है, एक बढ़ रही है। हमारी घात क्या कर रही है, एक बढ़ रही है। तो ये इसके बीच में क्या हुआ, एक नियम लगा। जब किसी भी क्रम में नियम लगे तो उसे क्या बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं। अब जब हमने अनुक्रम को सीख लिया है, जब हमने अनुक्रम को सीख लिया, चलो एक और एग्जांपल, एक और उदाहरण लेते हैं जिससे हमें अनुक्रम के बारे में थोड़ा और ध्यान पड़ जाए। देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए मैं लिख रहा हूं 1/1, 1/1, उसके बाद लिख रहा हूं 1/2, उसके बाद लिख रहा हूं 1/3, उसके बाद लिख रहा हूं 1/4, और उसके बाद लिख रहा हूं मैं 1/5, और ऐसे करते आगे आगे लिख रहा हूं। क्या सर इसके बीच में भी एक नियम लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। देखिए इसका जो अंश है, इसका जो अंश है वो अंश हमेशा क्या है, सब में समान है, सब में क्या है, समान है। लेकिन इसका जो हर है, लेकिन जो इसका क्या है, हर, वो हर में क्या हो रहा है, एक एक नंबर जुड़ रहा है। हर में क्या कर रहा है, एक एक नंबर जुड़ रहा है। क्या इसमें एक नियम लग रहा है, बिल्कुल। क्या लग रहा है, हर में एक एक नंबर जुड़ रहा है। यही इसका क्या है, नियम है। जब ये इसका नियम है तब हम इसे क्या बोलेंगे, अनुक्रम बोलेंगे। तो अनुक्रम की परिभाषा आपको समझ में आ चुकी होगी कि अनुक्रम किसे बोलते हैं, कि संख्याओं का क्रम होना चाहिए इस ढंग से, संख्याओं का क्रम क्या होना चाहिए, इस ढंग से कि उसके बीच में क्या लगे, एक नियम लगे। क्या लगे, नियम। अब बढ़ते क्रम और घटते क्रम ये एक नियम नहीं होता है, वो उसका लिखने का तरीका होता है। नियम क्या होता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में, पहली संख्या
और दूसरी संख्या के बीच में कोई भी एक नियम लागू होना चाहिए। कौन सा नियम? चाहे वो जोड़ हो, चाहे वो घटाना हो, चाहे वो गुणा करना हो, चाहे वो भाग करना हो, कुछ भी एक नियम लगना चाहिए। तो जो भी एक नियम लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे? अनुक्रम बोलेंगे। अब चलते हैं थोड़ा समांतर श्रेणी की तरफ। अब हमने उसकी फैमिली के बारे में जान लिया है, तो अब जिस बेटे के बारे में हम पढ़ रहे थे उसके बारे में जानते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? शुरुआत कर रहे थे समांतर श्रेणी से, जहां की हमारी किताब स्टार्ट होती है। हमारी किताब का जो 5th नंबर चैप्टर ना, 5वां चैप्टर, वो समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी कहां, इसका जहां से स्टार्ट होती है वो पढ़ते हैं। क्या होती है समांतर श्रेणी? समांतर श्रेणी कहती है कि इस प्रकार से अनुक्रम होना चाहिए, एक ऐसा अनुक्रम होना चाहिए जिसमें प्रत्येक पद और उसके पूर्ववर्ती पद, अब ये पूर्ववर्ती पद क्या है अभी उदाहरण से समझेंगे, उसके पूर्ववर्ती पद का अंतर हमेशा समान रहता है। अब ये क्या हो गया? देखिए क्या बोल रहा है, ऐसा अनुक्रम। अब अनुक्रम लिखना है तो अनुक्रम हम लिख लेते हैं। देखिए क्या लिखते हैं इस बार, मैं देखो अनुक्रम को थोड़ा सा अलग लिख रहा हूं। देखिए अनुक्रम को इस बार एक चर में लिख रहा हूं। देखिए कैसे लिख रहा हूं, A3 A4 और A5। अब मैंने क्या किया, इस बार अनुक्रम को चर में लिख दिया है। अब इसको चर में क्यों लिख दिया है? इसको चर में इसलिए लिख दिया है ताकि इसके अंदर कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो 1 2 3 4 हो, चाहे माइनस के या ऋणात्मक संख्याओं के -1 -2 -3 -4 ऐसे कुछ नंबर भी हो सकते हैं, चाहे ये नंबर सेम भी हो सकते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अभी हम केवल समांतर श्रेणी के ऊपर जा रहे हैं कि समांतर श्रेणी क्या कह रही है। समांतर श्रेणी कह रही है कि ऐसा अनुक्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसा अनुक्रम होना चाहिए जिसके उसके पूर्ववर्ती पद और उसके प्रत्येक पद का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अच्छा देखिए, यदि मैं इस नंबर पे जाता हूं और इसका अगला नंबर पे जाता हूं, इसका पूर्ववर्ती पद क्या कहलाएगा? मतलब पूर्व मतलब पहले आने वाला, तो उसका पूर्ववर्ती पद क्या है? A2। और इसका पूर्ववर्ती पद क्या है? A3। इसका पूर्ववर्ती पद क्या है? A4। इसका पूर्ववर्ती पद क्या है? A5। इनका अंतर क्या होना चाहिए? इसका अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? हमेशा समान होना चाहिए। तो अब देखते हैं अंतर, देखते हैं अंतर कैसे निकालते हैं। अंतर निकालने का तरीका होता है A2 को घटाना है A1 से, ये अंतर, और फिर क्या करना है? A3 को घटाना है A2 के साथ। सर ये आप सब समान क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारा जो अंतर है वो हमेशा क्या होता है? ये समान होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? सबको समान लिख रहे हैं। उसके बाद चलते हैं A4 A3, ये भी क्या होना चाहिए? सब समान होना चाहिए, और आगे आगे सब समान होना चाहिए। अब इसका जो अंतर है ना, हमेशा समान होना चाहिए और एक निश्चित नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक निश्चित नंबर। और उस निश्चित नंबर को ही हम क्या बोलते हैं? सार्वअंतर। आपको समझ में आ चुका होगा सार्वअंतर किसे कहते हैं? प्रत्येक पद का पूर्ववर्ती पद, किसी भी अनुक्रम का उसके पूर्ववर्ती पद और उसका प्रत्येक पद का अंतर हमेशा क्या कहलाता है? सार्वअंतर। अब सार्वअंतर को इस चैप्टर में हम किससे लिखेंगे? डी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? डी से लिखेंगे। तो अब लिखते हैं, देखिए क्या लिखते हैं सार्वअंतर का। A2 A1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? डी आना चाहिए। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं? A3 A2 करते हैं तो भी आंसर क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। A4 A3 करते हैं तब भी आंसर क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सर कोई भी श्रेणी दे दो, हमें क्या दे दो? कोई भी श्रेणी दे दो, हमें क्या करना है? उसके पूर्ववर्ती पद और उसका प्रत्येक पद, उसका पूर्ववर्ती पद और उसका प्रत्येक पद का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तब हम उसे क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी है। और उसके साथ साथ अंतर क्या होना चाहिए? एक निश्चित नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक निश्चित नंबर होना चाहिए। चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हमने कुछ नंबर लिखे थे, ध्यान है ना, अनुक्रम के अंदर। इसके अंदर चेक करते हैं कि कौन कौन सी अनुक्रम हमारा समांतर श्रेणी है या नहीं है। चलो देखते हैं पहले वाले में, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? A2 A1, मतलब 2 में से 1 को घटाना है। 2 में से 1 को घटाते हैं सबसे पहले। 2 में से 1 को घटाते हैं तो आंसर कितना आता है? 1 आता है।
उसके बाद में क्या कर रहे हैं, 3 में से 2 को घटाते हैं तब भी आंसर क्या आ रहा है, 1 आता है। हम क्या करें, 4 में से 3 को घटाते हैं तब भी आंसर क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो अंतर है उसके पूर्ववर्ती पद का, वो हमेशा क्या आ रहा है, समान आ रहा है। क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसके साथ साथ एक निश्चित नंबर भी आ रहा है। उस निश्चित नंबर क्या है, 1। निश्चित नंबर क्या है, 1 मतलब 1। तो ये हमारा क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी। तो ये हमारी जो है ये क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। अब देखिए समांतर श्रेणी को हमने इंग्लिश में देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, तो इसको एपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी। चलो अब नीचे वाला भी चेक करते हैं। इसमें क्या लिखा है, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अच्छा देखिए, 2 की घात 1 मतलब 2, 2 की घात 1 मतलब 2। ओके, अब देखते हैं यहां पर, देखिए 2 की घात 1 मतलब 2। ओके, 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2, और ये आ गया 2 और 2 गुणा 2 हो गया हमारे पास 4। अब 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका मतलब क्या हो चुका है हमारे पास 8। अब हम क्या कर रहे हैं, अंतर निकाल रहे हैं। तो अंतर चेक कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए अंतर चेक करते हैं। देखिए 4 माइनस 2 करते हैं तो आंसर कितना आता है, 2 आता है। लेकिन 8 माइनस 4 करते हैं तो कितना आता है हमारे पास आंसर, 4 आता है। इसका मतलब इसका जो अंतर है वो क्या है, समान नहीं है। जब इसका अंतर समान नहीं है तो हम इसको क्या है, समांतर श्रेणी बोलेंगे नहीं, ये समांतर श्रेणी नहीं है। अच्छा इसके नीचे वाली देखिए, इसके नीचे वाली हो भी नहीं सकती क्योंकि ये हमेशा क्या लिखी है, अपॉन में लिखी है, मतलब बट्टे में लिखी है। तो जब बट्टे में लिखी हुई होती है तब हम इसे समांतर श्रेणी नहीं कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा समांतर श्रेणी कहते किसे हैं और लिखते कैसे हैं। लिखने का तरीका हमारे पास क्या है कि उसके पूर्ववर्ती पद और उसके प्रत्येक पद का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अच्छा अब समांतर श्रेणी को हम हमारी जिंदगी में कैसे देखते हैं, मतलब हमारी डे टू डे लाइफ होती है ना, उसमें कैसे देखते हैं समांतर श्रेणी को। आप सभी ने अपने अपने घरों की सीढ़ियां देखी होगी। सीढ़ियां होती किस ढंग से है, देखिए सीढ़ियां होती है इस ढंग से, है ना, इस ढंग से कुछ सीढ़ियां होती है हमारे पास। अब इस सीढ़ियों में हमारे चलने का तरीका क्या होता है, एक एक स्टेप चलते हैं, मतलब एक एक कदम चलते हैं। अब देखिए इस सीढ़ियों को जो बनाने का तरीका है उसमें क्या होता है, ये वाली जो नंबर एक, इसको एक बार करते हैं, नंबर दे देते हैं 3 4 और ये हो गया हमारे पास 5। अब देखिए 1 नंबर सीढ़ी और 2 नंबर सीढ़ी, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमेशा क्या है, समान है। ये देखिए इन दोनों के बीच का भी अंतर क्या है, समान है। इन दोनों के बीच का भी अंतर क्या है, समान है। और इन दोनों के बीच का अंतर भी क्या है, समान है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे घर में जो सीढ़ियां होती है, हमारे घर में जो सीढ़ियां होती है वो किस में होती है, समांतर श्रेणी में होती है। किस में होती है, समांतर श्रेणी में। अच्छा चलते हैं फूल की तरफ। सूरजमुखी का फूल सबने देखा होगा। सूरजमुखी का फूल किस थोड़ा इस ढंग से होता है, ये देखिए इसमें कुछ इस तरह की पत्तियां होती है, हाँ या ना। अब इसके अंदर जो पत्तियां होती है ना बच्चों, ये देखिए ये पत्तियां एक निश्चित क्रम में जमी होती है। ये पत्तियां हमेशा क्या होती है, निश्चित क्रम में होती है। देखिए कैसे, ये 1 नंबर पत्ती, 2 3 4, उसके बाद वापस चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब इनके बीच की जो पत्तियां हैं, इनके बीच की जो पत्तियां हैं उनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा क्या है, समान है। जब इनके बीच का अंतर समान है तो ये किस में जमी हुई होती है, समांतर श्रेणी में। हमारे घर की सीढ़ियां किस में होती है, समांतर श्रेणी में। अब चलते हैं हमारे जो जिंदगी में जो बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है, जब हम चलते हैं, जब हम क्या करते हैं, चलते हैं, वो भी एक समांतर श्रेणी है, वो भी एक समांतर श्रेणी है। हाँ चलो देखते हैं कैसे समांतर श्रेणी है। देखिए मैं यहाँ पे कुछ चित्र बना रहा हूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, ठीक है। अब देखिए माना कि मैं 1 नंबर पे खड़ा हूं, माना कि 1 नंबर पे खड़ा हूं। अब देखिए हमारा जो चलने का तरीका वो क्या है, एक एक कदम चल रहे हैं। बच्चों के तरीके से नहीं चलेंगे, बच्चे क्या करते हैं, कूद कूद के चलते हैं। हम एक बार नॉर्मल तरीके से चलते हैं। नॉर्मल तरीके से क्या होता है, हम पहला कदम रखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा कदम रखते हैं, फिर वापस पहला कदम रखते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, दूसरा कदम रखते हैं। देखिए कैसे कर चलते हैं, पहले 1 से 2 पर आते हैं, 2 से 3 पर आते हैं,
3 से वापस 4 पे आते हैं, 4 से फिर वापस 5 पे आते हैं। यदि हमें आगे जाना हो तो, यदि हम वापस पीछे जाना हो तो हम क्या करते हैं, वापस पीछे की तरफ चलते हैं। लेकिन हमारा जो चलने का तरीका है वो क्या है, हमेशा एक एक कदम आगे बढ़ाना। क्या है, एक एक कदम आगे बढ़ाना। जब भी हम एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो उनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा क्या होता है, समान होता है। जब उनके बीच का अंतर समान होता है तो वो किसमें है, समांतर श्रेणी में है। यदि हमारे बीच का जो अंतर है वो समान नहीं हो, जैसे कि मैं एक नंबर से सीधा 4 नंबर पे जाऊं, मतलब पहला पैर तो 1 नंबर पे और दूसरा पैर सीधा 4 नंबर पे है, तो मैं क्या करूंगा, गिर जाऊंगा। तो हमारे जो चलने का तरीका है वो भी किसमें है, समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी का तरीका आपको पता चल चुका होगा कि हमारी जिंदगी में समांतर श्रेणी कहां काम आती है। आप कहीं पे भी देख लो, चाहे आप देखिए, आपके घर के आसपास बिजली का खंबा होगा, उस खंबे को सही करने के लिए एक लाइटमैन आता है ना, उस लाइटमैन जो सीढ़ी यूज करता है वो कुछ इस ढंग से होती है। देखिए कुछ इस ढंग से होती है। वो क्या होती है, नीचे से तो बड़ी होती है, नीचे से क्या होती है, बड़ी होती है, और ऊपर जाते जाते क्या होती रहती है, छोटी होती जाती रहती है। ऊपर जाते जाते क्या होती है, छोटी होती जाती रहती है। अब देखिए, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे वो क्या रहा है, ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे उसका जो अंतर है, मतलब पहली वाली जो पैर है और जो दूसरे वाला जो पैर है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो ये जो सीढ़ी है वो भी किस में है, समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी आपको समझ में आ चुकी है कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। समांतर श्रेणी होती क्या है कि किसी भी अनुक्रम का प्रत्येक पद और उसके पूर्ववर्ती पद का अंतर क्या होना चाहिए, हमेशा समान होना चाहिए और एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अब समांतर श्रेणी में हमने क्या पढ़ा, सार्वअंतर पढ़ा। सार्वअंतर किसे बोलते हैं, जो अंतर होता है जो हमेशा समान रहता है उसको क्या बोलते हैं, सार्वअंतर कहते हैं। अब ये जो सार्वअंतर जो होता है ना, ये जो सार्वअंतर होता है, ये सार्वअंतर 3 प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का हो सकता है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए, सार्वअंतर का जो मान कह रहा हूं मैं, सार्वअंतर का जो मान। अब सार्वअंतर का जो मान है वो क्या क्या हो सकता है, देखिए, सार्वअंतर का जो मान है, पहला धनात्मक संख्या हो सकती है। क्या क्या हो सकती है, धनात्मक संख्या हो सकती है। धनात्मक क्या हो सकती है, संख्या हो सकती है। अच्छा, दूसरा चलते हैं, दूसरा क्या हो सकती है, ऋणात्मक संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है, ऋणात्मक संख्या हो सकती है। तीसरा चलते हैं, तीसरा क्या हो सकती है, शून्य हो सकता है। क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, सर ये जो डी लिख रहे हैं ना हम, ये जो डी लिख रहे हैं, इस डी का जो मान है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। अब ये देखेंगे हम एक एग्जांपल से, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे इसका व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का क्या पढ़ेंगे, व्यापक रूप। अब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, देखिए, इससे पहले हमने क्या लिखा था, A1 A2 A3 A4, ये लिखने का एक तरीका है। लेकिन हमें कोई एक नंबर दे दे, क्या दे दे, एक नंबर दे दे, और उस नंबर के साथ साथ हमें एक निश्चित अंतर दे दे, जिसे हमने क्या बोला था, सार्वअंतर बोला था। इस सार्वअंतर और जो हमारा नंबर है, पहला नंबर, उससे हम समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं, उसके लिए यूज होता है हमारा व्यापक रूप। क्या यूज होता है, व्यापक रूप। अब देखिए, व्यापक रूप लिखने से पहले हम चलते हैं वापस पहले की तरफ। क्या ऐसे लिखते हैं, देखिए, A1, उसके बाद क्या लिखते हैं, A2, उसके बाद क्या लिखते हैं, A3, उसके बाद क्या लिखते हैं, A4, और उसके बाद क्या लिखते हैं, A5, और आगे आगे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा पहला नंबर है उसको लिखने वाले हैं। अच्छा, पहले नंबर को मैंने यहां पे लिखा है A। अब ये जो पहला नंबर होता है ना, इसको समांतर श्रेणी में प्रथम पद कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। तो इसका मतलब क्या हुआ, समांतर श्रेणी में A को क्या बोलते हैं, प्रथम पद, प्रथम पद। अब हमने D को क्या बोला था, सार्वअंतर। अब प्रथम पद से हमें द्वितीय पद में जाना है।
प्रथम पद से किस में जाना है, द्वितीय पद में जाना है। तो हम किसका यूज करेंगे, सार्वंतर का यूज करेंगे, सार्वंतर का यूज करेंगे। हाँ देखो सार्वंतर का कैसे यूज करेंगे, देखो सार्वंतर हमें क्या बोलता है, A2 को A1 से घटाइए तो आंसर क्या आता है, D आता है। उसके बाद क्या करेंगे, A3 को हम A2 से घटाएंगे तब भी आंसर क्या आता है, D आता है। उसके बाद देखो A4 को A3 से घटाएंगे तब भी आंसर क्या आता है, D आता है। ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, A2 चाहिए। हमने A1 को तो डिफाइन कर दिया A से, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद। ठीक है, अब हमें क्या करना है, A2 चाहिए। A2 मतलब द्वितीय पद। द्वितीय पद कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। ठीक है ना। अब देखिए द्वितीय पद निकालने का तरीका देखिए, A2 को यहां लिख दिया माइनस, अब A1 को लिख रहे हैं, A1 को हमने किससे दिखाया है, A से दिखाया है। A1 को हमने किससे दिखाया, A से। तो A1 की जगह हम क्या कर देते हैं, A को रख रहे हैं, उसके बाद D रख रहे हैं। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, जहां कहीं भी ऋणात्मक लिखा हो, अब जैसे यहां ऋणात्मक लिखा ना, तो उसके आगे आने वाला जो नंबर है, उसके आगे वाला जो नंबर है, उसको हम क्या करेंगे, एक कोष्टक में बंद करेंगे। उसको क्या करेंगे, एक कोष्टक में बंद करेंगे। क्यों, उसका एग्जांपल अभी मैं बताता हूं। देखिए अभी तो कोष्टक में बंद करते हैं। देखिए A2 को लिख रहे हैं A2, अब ये जो माइनस है, ये जो माइनस का A है, बराबर के उधर जाएगा तो किसमें बन जाएगा, प्लस में। तो A2 की वैल्यू हो चुकी है हमारे पास A प्लस डी, क्या आ गई है, A प्लस डी। इसका मतलब हमारा जो द्वितीय पद है, समांतर श्रेणी का द्वितीय पद हमारे पास आ चुका है। क्या आया है, A प्लस डी, A प्लस डी। अब चल रहे हैं हम तृतीय पद की तरफ। तृतीय पद कैसे निकालते हैं समांतर श्रेणी का, तो समांतर श्रेणी का तृतीय पद निकालने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है, द्वितीय पद की जरूरत है। तो हम चल रहे हैं तृतीय पद की तरफ। A3 की जगह A3 लिख दिया, फिर माइनस। अब जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक चिन्ह के आगे जो भी नंबर लिखेंगे उसे किस में बंद करेंगे, कोष्टक में बंद करेंगे। अब देखिए कोष्टक में बंद करना क्यों जरूरी है, पहले एक बार लिखते हैं कोष्टक में बंद करके, A प्लस डी लिखते हैं और उसके बाद क्या आता है, D। यदि यहां आप, यदि इसके आप कोष्टक में बंद नहीं करते हो, यदि यहां आप कोष्टक में बंद नहीं करते हो तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए A3 माइनस A प्लस D बराबर हो गया है D। इसका मतलब जो D का जो साइन होना चाहिए था वो चेंज होना चाहिए था, और यहाँ पर D का साइन क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। मतलब D का जो साइन है वो नहीं बदला है। जब D का साइन नहीं बदला गया है तब वो क्या है, हमारा गलत है। और यही छोटी पहली बात है जिसे आपको 100 में से 100 नंबर लाने से रोकती है। तो ये पहली बात आप बस ध्यान रखिए, बहुत अच्छी ढंग से ध्यान रखिए कि जहां कहीं पे भी आपको ऋणात्मक का चिन्ह दिखे तो उसके आगे आने वाला जो नंबर है, उसके आगे आने वाला जो नंबर है उसे हम क्या करेंगे, कोष्टक में बंद करेंगे। कोष्टक में बंद करने के बाद अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये माइनस का पूरा लिखा है। अब यहाँ पर देखिए मेरे को कोष्टक में बंद करने से क्या फायदा मिला है कि यहाँ पर जो A है वो भी धनात्मक है और D है वो भी धनात्मक है। अब जैसे ही मैं कोष्टक को खोलूंगा तो हमारा क्या होगा, A भी ऋणात्मक होगा, इसके साथ साथ D भी क्या होने वाला है, ऋणात्मक होने वाला है। अब जब हमने इसको कोष्टक में बंद कर दिया है तो अब क्या करेंगे, हम इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे, मतलब बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे। तो बराबर के उस तरफ ले जाने के बाद क्या बन जाता है, A3 इक्वल टू क्या बनेगा, D प्लस A प्लस D। अब इसका मान क्या होता है, देखिए इसका मान हो गया है हमारे पास A3 का हो चुका है A प्लस 2D, A प्लस 2D। अब देखिए इसके आगे की हमें श्रेणी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप लिख लेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, इससे पहले देखिए सबसे पहले मैं लास्ट श्रेणी लिख रहा हूं, AN लिख रहा हूं यहाँ पर। AN मतलब अंतिम पद तक निकालने वाले हैं, और वो अंतिम पद का क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम चल रहे हैं अब इसके अगले पद की तरफ, मतलब इसके चौथे पद की तरफ। चौथा पद निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, A प्लस 3D। सर ये आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, अभी बताते। देखिए जैसे जैसे मैं श्रेणी में आगे बढ़ रहा हूं, जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूं, श्रेणी में आगे बढ़ रहा हूं, A का मान हमेशा समान रह रहा है। देखिए यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है। इसका मतलब पांचवें पद में भी क्या आएगा, A आएगा। उसके साथ साथ देखिए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो हम यहाँ पे भी जोड़ लगा देते हैं। उसके बाद में देखिए जब मैंने प्रथम पद लिखा, जब मैंने प्रथम पद लिखा
तो हमारा जो सार्वअंतर था d वो क्या था, 0 था। जब मैंने द्वितीय पद लिखा, क्या लिखा, द्वितीय पद, तब हमारा जो सार्वअंतर है d वो क्या है, 1 नंबर है। ओके, जब हमने तृतीय पद लिखा तब यहां पर क्या आया, 2d। जब हमने चौथा पद लिखा तब यहां पर क्या आया, 3d। तो जब हम पांचवा पद लिखने जाएंगे तब क्या आएगा, 4d, क्योंकि इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, d जुड़ता जा रहा है। d क्या जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। और इसी d जुड़ने को क्या बोलते हैं, नियम बोलते हैं। और ये कहां से आया है, अनुक्रम से आया है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि समांतर श्रेणी कैसे लिखी जाती है। समांतर श्रेणी लिखने का तरीका सिंपल है। देखिए, सबसे पहले a लिखते हैं, उसके बाद a प्लस d लिखते हैं, जो कि क्या होता है, द्वितीय पद। उसके बाद तृतीय पद के लिए क्या करते हैं, a प्लस 2d लिखते हैं। और चौथे पद के लिए क्या लिखते हैं, a प्लस 3d लिखते हैं। पांचवें पद के लिए क्या लिखते हैं, a प्लस 4d लिखते हैं। अच्छा, अब चलते हैं इसके अंतिम पद की तरफ। ये अंतिम पद कुछ भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है या कुछ नंबर भी हो सकता है। तो इसका अंतिम पद कैसे लिखेंगे, देखिए सिंपल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब देखिए ध्यान से, जब मैंने 5 लिखा था, जब मैंने क्या लिखा था, 5, तो यहाँ क्या आया था, 4। जब मैंने यहाँ पर 4 लिखा तब यहाँ पर कितना आया, 3। जब मैंने यहाँ पर 3 लिखा तब यहाँ कितना आया, 2। और जब मैंने यहाँ 2 लिखा तो यहाँ क्या आया, 1। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे श्रेणी आगे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे क्या हो रही है, श्रेणी आगे बढ़ती जा रही है, d का मान 1 कम आता है। d का मान क्या आता है, 1 कम आता है। तो इस श्रेणी का जो अंतिम पद है, जो श्रेणी का अंतिम पद जिसे हम n लिख रहे हैं, तो वो क्या आएगा, 1 कम आएगा। इसका मतलब n-1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, d आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा श्रेणी कैसे लिखते हैं। अब श्रेणी के अंदर देखिए, जो इंपॉर्टेंट बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, वो क्या क्या है, देखिए श्रेणी के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे जैसे श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम श्रेणी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे d क्या आता है, 1 कम आता है। ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात है वो क्या है कि श्रेणी चाहे जहां से भी शुरू हो, श्रेणी चाहे जहां से भी क्या हो, शुरू हो, चाहे वो ऋणात्मक संख्या से हो, चाहे वो धनात्मक संख्या से हो, चाहे वो 0 से स्टार्ट हो, श्रेणी जहां से भी शुरू होती है, उसका जो पहला नंबर होता है, उसका जो पहला नंबर होता है, वह हमारा क्या कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है। तो प्रथम पद को आपको चेंज नहीं करना है। प्रथम पद हमेशा क्या होता है, श्रेणी का पहला नंबर होता है। श्रेणी का क्या होता है, पहला नंबर होता है। तो आपको श्रेणी लिखने आ गई है। श्रेणी कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं a, उसके बाद a प्लस d, उसके बाद a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, और आगे चलते चलते a प्लस nd। समझ में आ गया। अब देखिए, हमारा एक चीज बाकी रह गई थी। हमने बोला था कि जो हमारा सार्वअंतर है, हमारा जो सार्वअंतर है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। तो उसको देखने से पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो नंबर लाइन है, अब नंबर लाइन क्या होती है, संख्या रेखा, संख्या रेखा, उस संख्या रेखा को देखते हैं। क्योंकि जो संख्या रेखा होती है ना, वही सबसे जो छोटी समांतर श्रेणी होती है। कैसे समांतर श्रेणी होती है संख्या रेखा, चलो देखते हैं। देखिए, हमारे पास क्या होती है, एक संख्या रेखा होती है। इस संख्या रेखा को बीच में होता है 0। उसके बाद जैसे हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, तो हमारी संख्या रेखा में क्या आता है, धनात्मक संख्या आती है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तब हमारी क्या आती है, ऋणात्मक संख्या आती है। क्या आती है, ऋणात्मक संख्या। अब देखिए, मैं खड़ा कहाँ हूं, यहाँ पे खड़ा, मतलब 0 पे खड़ा हूं। अब इस 0 के इस तरफ जाऊंगा, इस 0 के किस तरफ जाऊंगा, राइट हैंड साइड। तो हमें क्या मिलने वाली है, सारी धनात्मक संख्या मिलने वाली है। यदि इस 0 के मैं इस तरफ जाऊंगा तो मुझे क्या मिलने वाली है, सारी ऋणात्मक संख्या मिलने वाली है। अब क्या करते हैं, हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं। एक बार करते हैं धनात्मक संख्या की तरफ, एक बार करते हैं ऋणात्मक संख्या की तरफ। तो चलो पहला एग्जांपल देखते हैं, जहां पर हम देखने वाले हैं कि भाई जो सार्वअंतर था वो धनात्मक कब होता है, ऋणात्मक कब होता है, और 0 कब होता है। तो हमारी जो श्रेणी है वो कैसे लिखेंगे, 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, और आगे चलते रहेंगे। ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको A1 A2 A3 लिखते थे। तो ये हो गया A1 A2 A3 A4 A5 और A6।
अब क्या निकालेंगे? सार्वंतर, क्योंकि सार्वंतर ही हमें यह बताता है कि कोई भी क्रम समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो यहां पर देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी देखने के लिए हम क्या करेंगे? सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं? सार्वंतर निकालते हैं A2 को A1 से घटाते हैं तो हमारे को क्या मिलता है? D, और उसे क्या बोलते हैं? सार्वंतर। अब चलते हैं आगे की तरफ, तो क्या लिखते हैं? A3 माइनस A2 करते हैं तब भी हमारे पास क्या आता है? D, उसको क्या बोलते हैं? सार्वंतर। तो अब ये सार्वंतर निकालते हैं। देखो A2 की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 कितना आता है? 1। उसके बाद में थोड़ा और आगे चलते हैं तो क्या आएगा? 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 भी कितना होता है? 1। उसके बाद और आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? A4 माइनस A3, वो क्या आना चाहिए? D, सार्वंतर। वो सार्वंतर क्या होता है? 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, उसका भी आंसर क्या आता है? 1। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। और इसका जो सार्वंतर है, क्या बोल रहे हैं? सार्वंतर, सार्वंतर वो कितना है? 1 है। अब यहां पर जो समझने वाली बात ये है, क्या है? जैसे जैसे श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं, कैसे? बढ़ते क्रम में। कैसे? बढ़ते क्रम में। यदि हम श्रेणी में बढ़ते क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हमें जो सार्वंतर है वो कौन सा मिलता है? धनात्मक मिलता है। क्या मिलता है? धनात्मक मिलता है। तो धनात्मक सार्वंतर कब मिलता है? जैसे जैसे हम श्रेणी में क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे श्रेणी में आगे बढ़ेंगे, और कौन से में? बढ़ते क्रम में। कौन सा क्रम में? बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो सार्वंतर है वो कौन सा मिलता है? धनात्मक मिलता है। कैसे मिलता है? धनात्मक मिलता है। तो अब पता चल चुका है सार्वंतर कब धनात्मक आता है? श्रेणी में बढ़ते क्रम में बढ़ना है। अब चलते हैं ऋणात्मक की तरफ, कि ऋणात्मक कब आता है? ऋणात्मक कब आता है? देखिए श्रेणी के अब मैं कहा था 0 पे था और उसके राइट हैंड साइड की तरफ गया। अब मुझे कहां जाना है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते हैं? देखिए कैसे लिखते हैं हम। हाँ जी, फटाफट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं जी, फटाफट जी खुशबू जी, आपको समझ में आ रहा है? फटाफट बताइए, जल्दी बताइए जी। संपत गहलोत जी, फटाफट हमें बताइए लिख के कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जितने भी लाइव पे बैठे हैं हमें लिखते रहिए बराबर कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से। चले आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी में हम कहां चल रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कैसे लिखी हुई थी हमारी काउंटिंग? देखिए ऐसे लिखी हुई थी, -3, -2, -1 और क्या चल रहा था? 0। अब ये जो समांतर श्रेणी है, ये जो भी श्रेणी है, इसको क्या कहते हैं? उल्टी लिखी है। तो हम इसको क्या करते हैं? सीधा कर देते हैं। पहले सीधा करने का तरीका क्या है? हम इसको वापस लिख रहे हैं, एक बार वापस कैसे लिखेंगे? देखिए 0, -1, -2, -3 और आगे बढ़ते रहेंगे। समझ में आ गया अब आपको? अब क्या करेंगे हम? इसको सबसे पहले हम इसको लिखेंगे A1 A2 में, A1 A2 A3 A4 और आगे बढ़ते हुए रहेंगे। समझ में आ गया? अब इसको समांतर श्रेणी पहचानना है हमें कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी में पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? सार्वंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सार्वंतर। तो सार्वंतर हमें कैसे निकालना है? सार्वंतर निकालने का तरीका क्या है? सार्वंतर निकालने का तरीका है कि A2 माइनस A1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? D। उसके बाद क्या करेंगे? A3 माइनस A2 करेंगे तब भी हमारे पास क्या आना है? D आना है। तो अब देखते हैं A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 कितना लिखा हुआ है? -1 और उसमें से -0 करना है। इसका मतलब -1 में से 0 घटाना है। तो हम क्या करेंगे? -1 में से 0 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? -1 आने वाला है। चलो अब चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा क्या लिखा हुआ है? A3 माइनस A2। अब जो ध्यान रखने वाली जो बात थी, जो कि मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी? कि ऋणात्मक चिन्ह आने पर हमें उस नंबर को क्या करना है? ब्रैकेट में बंद करना है, कोष्टक में बंद करना है। तो यहां पर देखेंगे ऋणात्मक नंबर को कैसे लिखते हैं। देखिए -2, अब यहां माइनस और यहां पर लिखना है A2 की वैल्यू। तो A2 की वैल्यू कितनी होती है? -1। अब यहां देखिए, यदि मैं इसको बंद नहीं करता, यदि मैं इसको कोष्टक में बंद नहीं करता तो मैं कैसे लिखता? -2 -1 और ये लिख लेता। तो इसका आंसर क्या आता?
माइनस का 3 जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि हमने इसको कोष्टक में बंद नहीं किया था। सही है कि नहीं? एग्जाम में हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारी जल्दबाजी होती है, हमारे पास एक डर होता है एग्जाम का, और हमें उस डर को ही मिटाना है। क्योंकि डर को कैसे मिटाएंगे, ये छोटी छोटी गलतियों को कम करके। और जब आप इस छोटी छोटी गलतियों को कम करेंगे तो आपको एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं, हमें इसको बंद कर दिया है ब्रैकेट में, तो हमने इसको कोष्टक में बंद किया था। कोष्टक में बंद करने के बाद क्या आया, ये माइनस और ये माइनस जुड़ के क्या हुआ, प्लस हो गया। क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये आ गया प्लस का 1। अब माइनस के 2 में से प्लस का 1 घटाना है, या फिर ये से मान लीजिए माइनस के 2 के अंदर प्लस का 1 जोड़ना है। अब ये जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 1। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो सार्वअंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या आ रहा है, माइनस का 1, और इन दोनों के बीच का भी अंतर क्या आ रहा है, माइनस का 1। सार्वअंतर हमेशा क्या आ रहा है, समान आ रहा है। जब हमारा सार्वअंतर समान आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। अब जो ध्यान रखने वाली बात थी, वापस उसकी तरफ चलते हैं, कि हमारा जो सार्वअंतर है वो यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक संख्या है। अब क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे जैसे मैं इस श्रेणी में आगे बढ़ रहा हूं, जैसे जैसे इस श्रेणी में क्या बोल रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, हमारी जो श्रेणी है वो किस में है, घटते क्रम है। किस में क्रम में है, घटते क्रम में। तो हमारी श्रेणी जब भी घटते क्रम में होती है, जब भी घटते क्रम में होती है, तो उसका जो सार्वअंतर है, उसका जो सार्वअंतर है वो किस में आता है, ऋणात्मक में आता है। किस में आता है, ऋणात्मक में आता है। तो आपको समझ में आ गया क्या कि ऋणात्मक कब आता है, हमारी जो श्रेणी है वो घटते क्रम में होती है तो ऋणात्मक में आता है, बढ़ते हुए क्रम में होती है तो किस में आता है, धनात्मक में आता है। अब चलते हैं जीरो की तरफ। तो फटाफट एक बार जीरो को भी देख लेते हैं कि जीरो कब आती है। देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फटाफट श्रेणी को, श्रेणी लिख रहे हैं 2 2 2 2 2 एंड 2। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमारी जो श्रेणी है उसमें प्रत्येक पद का मान, प्रत्येक पद का जो मान है वो क्या है, समान है। समान मतलब एक नंबर है, एक नंबर है जो निश्चित है। क्या है, निश्चित है। अब ये जो निश्चित नंबर आपको दिख रहा है वो क्या है, सब में समान है। तो अब हम इसके क्या निकालेंगे, सार्वअंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सार्वअंतर। तो सार्वअंतर क्या करते हैं, प्रथम पद द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब 2 में से 2 को घटाएंगे तो आंसर कितना आना है, 0। फिर अगले 2 में से 2 को घटाएंगे तब भी आंसर क्या आना है, 0। और उसके अगले 2 में से 2 को घटाएंगे तब भी आंसर क्या आना है, 0। क्या सर ये समांतर श्रेणी कहलाती है, बिल्कुल ये समांतर श्रेणी कहलाती है, क्योंकि 0 भी हमारा एक नंबर है और एक निश्चित नंबर है। जब हमारा ये निश्चित नंबर होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। और वो भी क्या होता है, समान होना चाहिए। तो यहाँ पर नंबर क्या है, समान है, और वो क्या है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, समांतर श्रेणी ऐसी समांतर श्रेणी जो ना तो बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए ना ही घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। समांतर श्रेणी कैसी होनी चाहिए, एकदम समान। समान मतलब उसका प्रत्येक पद का जो मान है, उसके प्रत्येक पद का जो मान है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो बच्चों आज आपको समझ में आ चुका होगा कि समांतर श्रेणी के अंदर प्रथम पद किसे कहते हैं, सार्वअंतर किसे कहते हैं। सार्वअंतर का जो मान है वो कौन कौन सा हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और क्या होता है, शून्य भी हो सकता है। और हमने ये भी देखा कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कैसे लिखते हैं, मतलब यदि हमें कोई नंबर दे दे तो हम उससे किस ढंग से समांतर श्रेणी लिख पाएंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और आपकी समांतर श्रेणी से लेके अब तक कोई भी समस्या हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि आने वाले जो अगला लेक्चर है उसके अंदर मैं इस समांतर श्रेणी के जो आपकी डिफिकल्टी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उन सबको मैं जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूं। तो आपको ये वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल आइकन भी दबाना है, क्योंकि अगला जो लेक्चर आने वाला है हमारा, उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। धन्यवाद।